नंबर 2, वक्फ की तश्कील, वक्फ के क्रिएशन करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है, जो कि गलत है हमारे नजदीक। नंबर 3, वक्फ के क्रिएशन करने में, वक्फ की तश्कील में दफा 3A2 उसके बाइस विरासत के हकूक को खत्म कर दिया गया है। नंबर 4, दफा 3C का इजाफा, जिसके मुताबिक कलेक्टर या कोई मुतय्यन ऑफिसर ये फैसला करेगा कि कोई जायदाद हुकूमत की है या वक्फ की है। नंबर 5, दफा 3C2 उसके तहत में ये शिफ्ट कि जब तक कि ऑफिसर फैसला न दे उसे हुकूमत की जायदाद तस्वुर किया जाएगा, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी जब तक डिसीजन नहीं हो जाए। नंबर 5, लिमिटेशन के कानून से वक्फ जायदाद मुस्तस्ना की, उसको हटा दिया गया है, तो इससे वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी 12 साल से ज्यादा जिन वक्फ जायदादों पर कब्जा है पूरे हिंदुस्तान में, उन सब के मालिक जो काबिल है वही हो जाएंगे। नंबर 7, दफा 104 का खात्मा, जो कि वक्फ जायदाद के इस्तेमाल के मकसद से मुताबिक है। ये तमाम मामला बहुत ही संगीन है जो कि 2024 के तरमीमी बिल के जरिए उठाए गए हैं और उनसे वक्फ पूरा निजाम ही तब्दील हो गया। जेपी में उन अहम नताइज के हामिल मामला और एफआईआर पर कोई गौर नहीं किया गया, बल्कि बाद मामला को जेपीसी ने और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर दफा 3C2 में कलेक्टर के बजाय मुतय्यन अफसर जो सरकार नॉमिनेट करेगी किसी भी ऑफिसर को, वो उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि फैसला क्या होता है। ये और ज्यादा बिगड़ गया है, जो कि सूरत हाल को मजीद अबतर कर देगा। एतराज कलेक्टर के किरदार को बना, कलेक्टर के कैरेक्टर को बनाने एतराज नहीं है, हमें एतराज इस बात के ऊपर है कि वक्त एक आईएन ऑफिसर की शमूलियत के ऊपर, जो कि ज्यादातर मामला में हुकूमत के हक में ही फैसले देगा। जेपीसी ने वक्त बाय यूजर, वक्त बराए इस्तेमाल और लिमिटेशन के बारे में जो तजावीज पेश की हैं, उनके मुताबिक आइंदा उस पर अमल होगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे वक्त के तहफ़्फ़ुज़ में कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा, क्योंकि हर तरमीम पर अमल आइंदा ही होता है। लिहाजा ये तजवीज़ जो है बेमाना है। ये कहना कि अब उस पर वक्त बाय यूजर आइंदा उस पर यह कानून लागू होगा। कानून जब भी बनता है तो आने वाले वक्त ही में लागू होता है, तो ये कहना बिल्कुल बेमाना है एक तरीके से। जेपीसी की जानिब से तरमीम की दूसरी मिसाल यह है कि अब वक्त की तश्कील या वक्त का क्रिएशन सिर्फ बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। ये मेरे ख्याल में हमारे मजहब में, हमारे दीनी उमूर में बिल्कुल बराह रास्त मुदाखलत है। ये उनको तय करने का क्या हक हासिल है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? वो कैसे तय करेगी गवर्नमेंट के गौर में कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं? इसका कौन सा पैमाना है हुकूमत के पास में? और पैमाना हो भी जाए तो उसको क्या हक हासिल है ये कहने का? जेपीसी ने यह भी इजाफा किया कि वाकिफ को जाहिर करना होगा कि वो इस्लाम पर कारबंद है। जेपीसी ने इस शर्त को बदतर बना दिया है। असल एतराज ये था कि वाकिफ के मुसलमान होने की शर्त से मसाइल पैदा होंगे, लिहाजा उस शर्त को हज़फ कर देना चाहिए। एक और मिसाल ये है कि दफा 32A2 में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक वक्फ अलल औलाद की तश्कील के बाइस वरसा के हकूक विरासत में खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से एतराज इस दफा पर था कि अब से जेपीसी ने यह इजाफा कर दिया है कि कानूनी हकूक के मालिक किसी शख्स के कानूनी हकूक से इस अमल से मुतासिर नहीं होंगे। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्त तरमीमी बिल से जो निज़ाम जरम भरम हुआ है, उस पर मौजूदा वक्त कवानीन की रोशनी में नजरसानी होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा है और शराइत बिजनसी बरकरार है, बल्कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो उनके अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है।
और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा। ज्यादातर दफात और शराइत एजेंसी बरकरार है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है, महज एक फरेब की बुनियादी उमूर की रोशनी में वक्त कानून में की इस्लाह होनी चाहिए थी और हमारे मज़कूरा बाला मारूदात में से किसी को भी पेश नजर नहीं रखा गया जो कि उनको रखना चाहिए था। ये बात मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में आप सब हज़रात के पास सामने पेश की। ये सेक्रेटरी साहब ने बहुत ब्रीफली आपको समराइज किया। देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर पर बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक है दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। ये बिल बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है और इस पर जेपीसी के हवाले किया गया था। जो एतराजात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश करकर जताई गई थी उसको एड्रेस करने के लिए इसे जेपीसी के हवाले किया गया था। जेपीसी ने 5-6 महीने तक इस पर बात की। हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे और उसको रिजेक्ट किया। हमने दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में बहुत बड़े बड़े धरने किए। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमने जेपीसी के तमाम लोगों से मुलाकात की, हमने जेपीसी के अंदर जाकर अपनी बात रखी और तफसील से बताया उनको कि हमारी आपत्ति क्या है। हमें उम्मीद थी कि जेपीसी जो है उन चीजों को एड्रेस करे। अफसोस की बात यह है कि जो जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स थे उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालात में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज्यादा सख्त बनाकर लाया गया। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्त की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की, इट मीन गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हाथ में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्त के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्त बाय यूजर बहुत सारे मौजूद हैं। हाँ, ये हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और ट्राइब्यूनल कभी जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है। तो इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है या सेंट्रल वक्फ बॉडी का जो कंपोजिशन है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर किया गया। उसमें जो शर्त थी कि जितने लोग भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, वो शर्त हटा दी गई। 2 कंपल्सरी नॉन मुस्लिम होंगे, इसके अलावा बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीईओ के लिए जो शर्त थी कि मुसलमान नहीं, वो शर्त भी हटा दी गई। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है, वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात आ रही है और खासतौर से ये जो हमारी सो कॉल्ड बीजेपी के एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ली। व्हाट इज अमेंडमेंट? ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर में ये बात गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली है कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो एज इट इज रहेगी, अलबत्ता आइंदा वक्फ बाय यूजर का इखलाफ नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वक्फ बाय यूजर उस पर लागू नहीं होगा। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। उसका फैसला अब ट्राइब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। उसको
उसको वक्फ का यूजर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात हम जब ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट मींस व्हाई वी से दैट, कि देखिए देश में जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं या जो सिख इंडोमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडोमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी हासिल नहीं है, ये हिंदू इंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख इंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा ना खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द allies, at least allies will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we not silent. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में, देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी एक पीसफुल एजुकेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से तमाम मेंबर पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है कि वो इस कंट्रोवर्शियल, कम्युनली मोटिवेटेड, डिस्क्रिमिनेटरी और to marginalize Muslim community, they will not support this bill. Now I invite Mr. Mohammed Adib Sahab, who is the member of the parliament and also member of the Muslim Personal Board, to address this bill. हाँ इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अरे यार ये मेरी सेंटर में आने वाली बात। अरे यार अभी थोड़ी है ना, हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे दो बहुत सीनियर हजरात ने आपके सामने टेक्निकल बातें की है। ये पॉलिटिकल बिल है, ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को इससे बड़ा आजाद कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा भी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जमीन पे हाथ रख दो, वो वक्त की जमीन है, लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीनें वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई। थोड़ी सी जमीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के तनख्वाह निकालते हैं, और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है
कि जब वक्फ किया जाता है तो जो वक्फ करता है उसकी ईमा होती है, उसकी बिल होती है कि ये जमीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहां 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को खत्म करना चाहते हैं? उस मकसद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फायदा होने वाला है। मैं पासमानदा और अशराफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों ने ये शुरू किया है। आप मुझे बताइए कि वक्फ की जमीन कोई गरीब आदमी दे सकता है? वक्फ की जमीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीजें देता है, अल्लाह के नाम करता है और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल रही है। मैं ये समझता हूं कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसमें हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे, और वो हजरात, वो मुसलमान जो अपने ओहदे के खातिर इन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हम लोग कोई ना कोई फैसला करेंगे। ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ उलमाए कलाम का लड़ा है। मुसलमान, एक गांव का मजदूर, उसका भी दिल हिल गया, और एक ब्यूरोक्रेट और एक फौजी और एक वो भी मुसलमान, वो भी समझ गया। हमें अभी यकीन है कि एक बड़ी तादाद हमारे साथ गैर मुसलमानों की है, उनके सामने हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये जो इन्होंने तमाशा शुरू किया मोदी और शाह ने, उसका मकसद यह है कि तुम इस मुल्क में इस तरह से रहोगे कि तुम्हारी जायदादें भी हम छीन लेंगे, तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा भी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो फैसला करेंगे। इसको मंजूर किया जा सकता है? हिंदुस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दिन कोई नहीं आया। लेकिन ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। अभी तक हमारे बच्चों को लिंच करते थे, हम इसलिए चुप थे कि उसका बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा तो बच गया। अभी तक हमारे पर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया। आप याद रखें और आपकी मदद हमें चाहिए, इसलिए कि जो सहाफी इंसाफ नहीं करता, सहाफी का तो मतलब यह है कि अगर वो सच में कलम चलाए तो हवा के रुख बदल देता है, लेकिन अगर वो बेईमान हो जाए और नाइंसाफी दिखाए तो जमीन पर बोझ हो जाता है। मुझे तवक्को है कि आप इस मसले को इस अंदाज से मत लीजिए। मैरिट का जहां तक सवाल है, जो जेपीसी बनाई गई थी, एक एक चीज बता दी गई कि यह गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी का रोम किसी एक की भी से बात नहीं मानी गई। आज होने वाला क्या है? आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा कि हमने ये चीज कर दी है, और वो ये कहेंगे कि हमने मान लिया, हमारी बात पूरी हो गई। एक नायडू की तरफ से आएगा, ये ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और अपने को जो लोग सेकुलर बता रहे हैं इस बिल की सपोर्ट के बाद, वो आज उनका सामना खुल गया है, उनका मुंह बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को उसकी औकात दिखाने के लिए बिल ला रहे हैं। ये बिल्कुल वाजे अल्फाज में मैं आपसे कह रहा हूं, कोई लगी जुटनी नहीं है। ये मत समझे कोई आदमी कि आज लड़ाई हम हार गए। आज से हमने लड़ाई शुरू की है, और हम सब लोग अपने हिंदू भाइयों को, सेकुलर भाइयों को जो आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, उन सब की तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लो। ये मुल्क खतरे में है, इस मुल्क में आईन खतरे में है। हमारे नाम पर हमको उठाकर तुम इस मुल्क के आईन को तोड़ रहे हो। ये ऐसा मसला है जिस पर हर समझदार इंसान को आगे आना चाहिए। किसी के मजहबी मामलात में आप डालकर, और सिर्फ इसलिए कि कानून को तोड़ दें, संविधान के पराक्षे उड़ा दें।
आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत भी जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापिस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं साथ में जमात इस्लामी की सेक्रेटरी भी है, मैं भी चाहूंगा कि इस विस्तार से वो बताना चाहता हूँ। अभी हो जाएगी आवाज। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बात बहुत सारी आ गई है, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने बातें रखी है, हमारे प्रवक्ता ने बातें रखी है, अदीब साहब ने बहुत साफ तौर पर आपके सामने इस अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में बातें रखी हैं। हम इसको कबूल नहीं करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। और ये जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुल्क को तोड़ने की पॉलिटिक्स है। ये खास तौर से ये लगता है कि हमारी मुल्क की मेजॉरिटी को खुश करने की एक पॉलिटिक्स है और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। तो इससे कोई मुल्क का फायदा नहीं होने वाला है, देश का फायदा नहीं होने वाला है। इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो मुसलमान हैं और उनका जैसे कि कहा गया कि उनको दबाकर उनकी आवाज को बंद करके ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम आप लोगों के जरिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी मौका है, वक्त है हमारी हुकूमत के पास कि इसको रोके, नहीं तो फिर जैसे कि बताया गया कि हमें लीगल रास्ते से भी और हमारे मुल्क के लोगों को जागरूक करते हुए इस बिल के खिलाफ एक मुहिम हम चलाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये काला कानून जो है वो काला कानून खत्म हो। जैसे कहा गया कि आज एक ब्रेक डे है और हम अब जैसे कि हमने ये लड़ाई शुरू की है, हम तब तक नहीं रुकेंगे कि जब तक ये काला कानून खत्म न हो। ये इसलिए कि हम देश को भी बचाना चाहते हैं। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से अगर आपके कोई सवाल हो तो हम सवाल टिकट करेंगे। आपने कहा कि ये बिल जो लाया जा रहा है इसमें सरकार की तरफ से लोग होंगे जो निर्णय करेंगे, अभी तक आपके लिए लोग निर्णय करते हैं। आप कह रहे हैं हमें यकीन नहीं है इस बात का कि वो हमारी तरफ निर्णय करेंगे। ऐसे ही आम लोगों को, सरकार को भी ये कह रही है कि तमाम लोगों की अर्जियां लगी हुई है पहले से, वो कह रहे हैं कि उन्हें भी आप पर यकीन नहीं कि आप उनकी तरफ निर्णय करेंगे, इसलिए सरकार ने पारदर्शी तरीके से लोगों को शामिल किया है। और सरकार ने ये कहा है कि हम जब बिल लेके आ रहे थे तो तमाम सभी मुस्लिम कंट्रीज में जिस तरीके से वक्त बिल लाया गया है उसमें जो लोगों को शामिल किया जाता है उसी तरीके से ये भी लाया गया है। देखिए असल में ये इस तरह से गुमराह करने की कोशिश सही नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुझे ये बताइए कि हिंदू इंडोमेंट जो देश में है, हिंदू मंदिर या हिंदू मठों के लिए जो कानून बने हुए हैं उसमें कोई सी नॉन हिंदू का प्रोविजन है? आप बताइए मुझे। उसका कोई बोर्ड ही नहीं है, बहुत सारे बोर्ड हैं। आप मैं मिसाल देता हूँ, नहीं बहुत सारे बोर्ड नहीं बोर्ड बने हुए हैं, स्टेट लेवल बोर्ड बने हुए हैं। दूसरी बात ये कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजन से बना हुआ कानून है, उसमें भी किसी नॉन सिख के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये जो वक्फ का कानून है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक धार्मिक काम है। वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम से वक्फ करते हैं, कभी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए या किसी चैरिटेबल काम के लिए, तो उसमें किसी और आदमी की शमूलियत की जरूरत क्या है? और दूसरी बात ये कि अर्जियां लगेंगी, किसकी अर्जियां लगेंगी? दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ आपको मैं कि जो मेंबर बनते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के मेंबर हो, चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हो, वो लोग कहां से आते हैं? वो पार्लियामेंट से आते हैं, वो असेंबली से आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। दे आर ऑल जो लेजिस्लेचर में मौजूद है, जो ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, वो आते हैं। सिर्फ शर्त ये कि वो मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कोई कम्युनिटी के लोग, मसला बोर्ड
या जमात इस्लामी या जमीयत उलमा या जमीयत अहले नहीं भेजती है वहां पे लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि ये भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है कि वो आपके लोग हैं, हमारे लोग नहीं है वो एक कानून बनाया गया, उस रास्ते से वहां पे आते हैं। अब हम कानून को खत्म कर रहे हैं। तो ये इस तरह के गलत बातें पैदा करके समाज को भ्रम में डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। Sir, now it is very clear that JDU and TDP they are in the support of this bill, और चिराग पासवान की LJP भी और RLP भी, जिन पार्टियों पर आप लोग काफी बैन कर रहे थे कि वो एंड में आपके साथ नहीं देंगे, अब ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इम्पेडिमेंट है, कोई रुकावट है बिल के पास होने में। ठीक, लेकिन अब उसके आगे व्हाट इज नेक्स्ट? आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाएंगे, उसका तरीका क्या होगा, सूरत क्या होगी, किस तरीके से आप इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये मैंने बताया आपको कि जितने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रास्ते अवेलेबल हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। हम देशव्यापी अभियान चलेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में धरना दिया था और गवर्नमेंट को मजबूर किया था वो फॉर्म लॉ को, इसलिए हम भी यही कोशिश करेंगे। पूरे देश के अंदर हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे कि ये हुकूमत ये कानून वापस करे। लीगल रास्ता भी एक रास्ता है, वही अल्टीमेट रास्ता नहीं है, वो एक रास्ता है। लेकिन जितने रास्ते अवेलेबल हैं, चाहे सड़कें जाम करने वाला रास्ता हो, चाहे धरने में बैठने वाला रास्ता हो, वो सब रास्ते में इस्तेमाल करें। जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं, जितने पीसफुल रास्ते अवेलेबल हैं, उन रास्तों का इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे क्या लगती है कि आपने बहुत अच्छी बिहार में भी गए और आंध्र प्रदेश में भी गए, बहुत कोशिश की 2-3 पार्टियों को मैनेज करने की, क्या वजह लगती है कि मतलब ये आप लोगों की बातों को भरोसा नहीं, क्या वजह थी? मतलब देखिए, मैं एक बात करता हूँ, फिर अजीब साहब बनाएंगे इस पे। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि एनडीए में ये पार्टियां क्यों शामिल हैं, उसके रीजन तो आपको मालूम है। किसी को अपने क्षेत्र के लिए फंड चाहिए, किसी के ऊपर में इल्जामात है, उससे छुटकारा चाहिए। तो ये चीजें हैं अपने कपड़े, इसलिए ये पार्टियां जो है उस दबाव में, वो जो ब्लैकमेलिंग का तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, उस दबाव के अंदर ये लोग एक तो ये चीज है जिसकी वजह से हो रहा है। ये मैं इसमें हम लोग इन सारे लीडरों से मिले थे, नकीश साहब से लेके सबसे, ये समझते हुए कि ये लीडर हैं, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ ये लीडर नहीं, ट्रेडर्स हैं। हमारी गलतफहमी थी, और ट्रेडर जो है वो अपना फायदा देखता है। उसको ये बात उन्होंने साबित कर दी कि दे आर नो मोर लीडर्स, दे आर बिकम द ट्रेडर्स, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन इकोनॉमी, इन देयर ओन इंटरेस्ट, दे डजंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए या कुछ हो जाए, हम उनको आज से ट्रेडर्स ही समझते हैं। वो ट्रेडर्स हैं, अगर इंसाफ समझते होते, संविधान को समझते होते, तो वो वही स्टैंड लेते जो दूसरी जमातें ले रही हैं। हम लोग इसीलिए उनके पास गए थे, उनको बताने के लिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब मजबूरी है, देखा जाएगा। एक मिनट मैडम, एक मिनट आप बोल सर। क्या जिस तरीके आपने अभी किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था दिल्ली के बॉर्डर को बंद करके, क्या उस तरीके से भी तैयारी है आपकी? नहीं, मैंने समझे बताया आपको, जितने संवैधानिक रास्ते अवेलेबल हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। उसमें से प्रदर्शन करना, एहतजाज करना, धरना देना, ये भी एक रास्ता है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। किसी को इमीडिएट करना नहीं है, हम अपनी ओन लाइन लेंगे। जाम करेंगे, और जैसे किसान आंदोलन, तो क्या आपकी तैयारी है सड़कों को जाम करने का, आप दिल्ली के बॉर्डर पे बैठने? देखिए, वो तो आपको वक्त बताएगा क्या करेंगे जी। देश भर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें मुसलमान खुद जश्न मना रहे हैं कि संशोधन जो है वो होने जा रहा है, पेश किया जा रहा है, उससे आप क्या करेंगे? देखिए, इनके गवर्नमेंट के जो हाशिया बरदार लोग हैं, आप मुझे बताइए, आज पार्लियामेंट के सामने कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मोदी साहब को। पार्लियामेंट तक पहुंचाने का रास्ता कितना साफ किया, हम जान देंगे वो पार्लियामेंट, हमको जनता मंत्र धरना करने देते हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्लांटेड लोग हैं जिनको लाकर सौदाबाजी की जा रही है, तमाशा किया जा रहा है, वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। Sir, here's the question. Throughout agitation, ever since you started this campaign, you swear by secularism and idea of India. So what is the problem if somebody, a non-Muslim, can be part of your council or work for
because there are several disputes where the Hindu properties are also involved. So what is the problem with that? So, sir, will you allow non-Muslims to be included? Will you allow other than Sikh in the Gurdwara Prabandhak Committee? No, that way no. You ask me first whether the Sikh community will allow a non-Sikh in Gurdwara Prabandhak Committee, whether the Hindu endowment will allow a non-Hindus in that endowment. So why you are only selecting Muslim community and the Waqf board? This is discriminatory. They are saying that there are several disputes where the other. No. It is the disputes that can be settled by the Waqf Tribunal, which is constituted legally. Waqf Tribunal is constituted according to the Waqf Act. सर सेक्शन 40 के तहत आपने बताया था इंडोमेंट के दूसरे जो बोर्ड्स हैं दूसरे धर्मों के उनके पास क्या वैसे अधिकार हैं जो कि वक्फ बोर्ड के पास है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है कि कोई लैंड जो है वक्फ की है या नहीं, दूसरे इंडोमेंट बोर्ड के पास किसी के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो डिसाइड करता है वो एक कानूनी रास्ते से डिसाइड करता है। वो ये देखेगा वक्फ का कोई वक्फ का जो तरीका प्रोसीजर वो इख्तियार किया गया है या नहीं किया गया। ये वक्फ के देखिए वक्फ पे कोई भी डिस्प्यूट होगा इट विल गो टू वक्फ ट्रिब्यूनल एंड इफ सपोज वक्फ ट्रिब्यूनल टेक अ सर्टेन डिसीजन that can be challenged in the High Court, that can be challenged in the Supreme Court. So legal options are always available. अरे गरीब किसान जिसकी जमीन जो है दावा कर दी जाती है, मान लीजिए 20 लाख रुपए की जमीन है, वो हाई कोर्ट का केस करे जाके वहां पे वो पैसे खर्च करे। सर यहाँ वक्फ बोर्ड को ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो दावा करे तो कागज दिखाए। देखिए मैंने बताया ना आपको कि जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। सर तो ये लॉ भी तो नो लॉ नहीं है, ये तो लॉ लाया जा रहा है, ये भी तो लॉ ही है सर। तो देखिए पार्लियामेंट से कोई भी कानून बन जाता है वो लॉ नहीं हो जाता है। अभी यही कानून इसी तरह कानून किसानों के लिए लाए गए थे, किसानों के फायदे के लिए लाए थे। गवर्नमेंट यही बात कर रही थी कि हमने किसानों के बेनिफिट के लिए लाए थे, लेकिन किसानों ने कहा हमारे बेनिफिट के लिए लाए थे, वापस लेना पड़ा। तो इसलिए इस तरह के भ्रम मत पैदा कीजिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें अगर जो असीमित अधिकार हैं उनको वापस लेने की बात कही जा रही है, इसमें क्या गलत है? अगर 1995 का कानून जो है संसद से पास हुआ था तो आज का वक्त संशोधन बिल भी संसद में ही है सर। देखिए 2013 में बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर और बहुत सारे अमेंडमेंट मूव हुए थे और वो एक्सेप्ट हुए थे। ये सर और ये अवधि साहब इसके मेंबर थे, उसमें ये सब प्रोविजन मौजूद थे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। ये गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके लिए बायलॉज नहीं बनाया। और अगर ये वाकई सिंसियर होती ये गवर्नमेंट तो वो कानून जो 2013 में बहुत विस्तार से अमेंडमेंट हुए थे उसको एक्सेप्ट करके उसको लागू करती, उसे लागू नहीं किया। ये सब का समाधान था उसके अंदर जो आप बता रहे हैं। अभी काफी एक मिनट यूपी के मुख्यमंत्री देखिए 2013 में जो सेलेक्ट कमेटी थी मैं उसका मेंबर था, वो यूनानिमसली पास किया था जिसमें बीजेपी के नुमाइंदे भी थे और अकाली दल के भी थे और सारे अपोजिशन के लोग थे और वो उसमें ये बात तय हो गई थी। आज ये सवाल खड़ा हुआ है कि ये जो सेलेक्ट कमेटी में रूलर की मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन का एक भी पॉइंट नहीं लिया। अगर वो चाहते सच में चाहते थे ये इसमें होना ये चाहिए था कि यूनानिमसली होना चाहिए, लेकिन ये बिल कैसे पास किया जा रहा है इस तरह से कि लोगों को खरीद के प्रेशर डाल के और एक दो अपनी मेजॉरिटी से पास करना चाहते हैं। वो बिल सही होगा? बिल तो वो सही होता है जिसको सब लोग समझ के बात करते हैं। सर वो तो अगर इनमें हिम्मत थी तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो उन्होंने बनाई थी जहां उनकी अक्सरियत थी उन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं मांगा और कोई सजेशन अपोजिशन का नहीं दिया। तो नियत आपको अंदाजा है या क्या? नियत इसकी कुछ और है। आप लोगों को कहने के लिए उन्होंने कह दिया, कुछ लोग तारीफें कर रहे हैं, कुछ दूरबीन लगा के देखिए कुछ और भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन जाइए मुसलमानों के बीच में घर में जाके देखिए कि उनके दिलों में क्या गुजर रही है। सेक्शन 40 वाला मेरा सवाल था सर, उसके आंसर आपने जो सवाल किया गवर्नमेंट बोर्ड के पास उतने राइट्स नहीं है जितने वक्त के आप मैं तब आपसे ये कह रहा हूं कि कोई अगर अमेंडमेंट है कोई चीज चेंज है तो आप कर सकते हैं, मालूम करिए, बैठ के तो बात होनी चाहिए थी। एक तरफा मेजॉरिटी दिखाएंगे आप एक तरफा फैसला करेंगे हम ये कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा। आपको हमने कब मना किया? हमने तो ये बात अपनी उसमें भी रखी थी, कोई हमारी बात तो सुन लो, तुम्हारी बात हम सुनने को तैयार है। लेकिन जब सवाल था हमारे साथ थे और सुबह से शाम तक इसी पार्टी को गाली देकर के आप चेयरमैन बन के वो फैसले कर रहे हैं।
और ये फैसले जमहूरियत में मुमकिन है कि आप अपनी मेजॉरिटी की अक्सरियत को दिखाकर आप किसी को दबा दें और उसकी बात न सुने। और आप ऐसे लोग जो है एक एक दो नुकता लेके चलो मियाँ को ठीक हो गए, मियाँ को दबा दिया। जब इस मुल्क में मियाँ को दबाकर इलेक्शन जीता जाए और लड़ा जाए, उस समाज को क्या कहेंगे आप? ये किस लिए हो रहा है? ये पॉलिटिकल बिल है, 100% पॉलिटिकल बिल है, कोई मेरिट का बिल नहीं। योगी जी एक सेकंड, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपको हम बताएं कि किसको भला किया। मकसद समझिए वक्त का, मकसद ये है कि अगर हम कोई चीज अपने अल्लाह के हवाले करते हैं तो उसमें उसकी बिल भी होती है। अब ये कहा जा रहा है कि हम उसको बहुत फायदा करेंगे। अब कब्रिस्तानों के ऊपर क्या कहते हैं मॉल बनाओगे तो पूरा हो गया वक्त का मसला। उसमें बाइंडिंग है कि जो जमीन हमने वक्त की है उसकी बिल क्या है उस आदमी की, उस आदमी की बिल को आपको मानना पड़ेगा। और मैंने आपसे बता दिया कि 85% जमीनों पर कैसे कब्जा है, कहाँ है। सरकार 25% लेके बैठी हुई है। ये सर्चर कमेटी की ये रिपोर्ट नहीं बताई जाती है। लेकिन अफसोस है, हम लोगों ने आपको अपना पैगाम दे दिया। उम्मीद है कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे, जो हम लोगों पे सितम हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, ये हमेशा हमारे देश में होता आया है कि स्टेक होल्डर जो होते हैं, कोई भी कानून लाया जाता है, कोई भी स्कीम बनाई जाती है, जो उसके रियल स्टेक होल्डर है उनके मशवरे से बात बनती है। XYZ कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसके बुनियाद पर कोई तब्दीली नहीं होती। वक्त के मामले में स्टेक होल्डर मुसलमान है, मुसलमानों से बिल लाने से पहले मशवरा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बिल जब आ गया उसके बाद JPC बनाई गई, उस वक्त मुसलमानों ने मशवरा दिया, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजे मुसलमानों को, हम लोगों ने मुलाकातें की, उन सब चीजों को आपने कंसिडर नहीं किया, तो उसके बाद ये बिल कैसे आप हम पर थोप सकते हैं? हमसे कोई हमारी मर्जी नहीं पूछी गई, हमारी मर्जी मुताबिक कोई चीज नहीं लाई गई, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। थैंक यू।